नमस्कार, वेलकम टू चंद्रा प्रसिद्ध क्लासेस। आज हम बात करेंगे अकाउंट्स के अंदर जनवरी 2024 का जो पेपर था वो पेपर सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे एक एमसीक्यूज़ है, तो वो एमसीक्यू हम सॉल्व करते हैं। एन अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी इज रिकॉर्डेड द लीज होल्ड प्रॉपर्टी एज एन असेट्स। ओके, एक असेट्स की तरह कंसिडर किया जाता है इन द बैंक बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ऑल्दो इट इज़ व्हाट नॉट येट ओन्ड बाय देम। यानी कि उनकी खुद की मालिकी का नहीं होता है, फिर भी हम उसे किस तरह से कंसिडर करते हैं कि वो हमारी प्रॉपर्टी है। तो ये कौन सा प्रिंसिपल्स है? तो यहाँ पे प्रिंसिपल जो अप्लाई होता है वो सब्सटेंस ओवर फॉर्म का फॉर्मूला अप्लाई होता है कि हमारा फॉर्म एक ईयर से ज़्यादा लंबे अरसे तक चलने वाला है, तो वो हमारे लिए असेट्स कंसिडर किया जाए कि नहीं कि एक्सपेंसेस। सेकेंड, विच ऑफ द वन ऑफ द नोन एज अ प्रिंसिपल बुक ऑफ द अकाउंट्स। अकाउंट की अगर प्रिंसिपल बुक की बात करें तो लेजर होगा। ओके, और बेसिक बुक की अगर बात करें तो उसे हम कहते हैं जनरल बुक। यहाँ पे प्रिंसिपल बुक पूछा गया, नहीं आंसर आएगा लेजर। थर्ड थिंग, बेस्ड ऑन द बिलो इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करना है, तो प्राइम कॉस्ट के लिए हमें पास ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, परचेज दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक है, रिटर्न इनवर्ड है। रिटर्न इनवर्ड नहीं आएगा, रिटर्न इनवर्ड इसके अंदर ज़रूरत नहीं है। रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है सेल्स रिटर्न, जिसकी ज़रूरत नहीं है। रिटर्न आउटवर्ड है, तो रिटर्न आउटवर्ड हम माइनस कर लेंगे, क्लोजिंग स्टॉक हम माइनस कर लेंगे। ओपनिंग स्टॉक के अंदर परचेज है वो प्लस कर लेंगे, कैरेज ऑन परचेज है तो इसको प्लस कर देंगे, और फैक्ट्री वेजेस भी हम प्लस कर लेंगे। तो हमारे पास आंसर क्या बच जाएगा? 52,400। सो ये हो जाएगी हमारा प्राइम कॉस्ट। ओके, जिसके अंदर हमें सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड करने होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट वन इज नॉट ट्रू। कौन सा सही नहीं है? प्रॉफिट एंड लॉस, अच्छा, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं हुआ है पार्टनर्स के बीच में तो कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है? नॉट ट्रू। एक तो होता है प्रॉफिट एंड लॉस शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, ये सही आंसर है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी पेड, वो भी ट्रू है। 6% इंटरेस्ट विल बी पेड ऑन द लोन गिवन टू एनी पार्टनर, ये गलत है। क्यों? क्योंकि गिवन बाय होना, अगर ये होता है तो गिवन बाय एनी पार्टनर। अगर कोई पार्टनर बिजनेस को लोन देता है तो 6% इंटरेस्ट का रूल है, अगर कोई बिजनेस पार्टनर को देता है तो उसके लिए कोई रूल नहीं है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। सो आंसर इज सी। नेक्स्ट, नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट इज 1,80,000। एडजस्टमेंट से पहले 1,80,000 था। आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारे पास 10,000 था और प्रीपेड इंश्योरेंस माइनस था। नॉर्मली अगर प्रॉफिट कैलकुलेट कर चुके हैं तो रिवर्स एंट्री देनी पड़ती है, उसके ऊपर रिवर्स इफेक्ट होता है। यानी आउटस्टैंडिंग सैलरी अगर सैलरी में प्लस करेंगे तो सैलरी बढ़ जाएगी, यानी कि खर्चा बढ़ जाएगा, तो प्रॉफिट कम होगा, तो हमें ये आउटस्टैंडिंग सैलरी प्रॉफिट में से माइनस करना पड़ेगा। और प्रीपेड इंश्योरेंस जो होता है वो इंश्योरेंस में से माइनस होता है, यानी कि खर्चा कम हो जाएगा, तो ये हमें प्रॉफिट में प्लस करना पड़ेगा। सो 13,000 ऐड कर लेंगे और 10,000 माइनस कर लेंगे, तो 1,80,000 माइनस 10,000 यानी कि 1,70,000, और 1,70,000 के अंदर हम 13,000 ऐड कर लेंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 लाख, कितना हो जाएगा? 87,000। सो आंसर ये हो जाएगा 1,87,000। सो ये हमें यहाँ पे एंट्री आएगी 13,000। 180 माइनस 180 में से 10 जाए 170, 183, सॉरी आंसर इज डी, हमने ये गलत कर दिया, आंसर इज 183। सो आंसर इज डी, 1,83,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी हैविंग नेट वर्थ ऑफ 5,000 करोड़। रिकॉर्ड परचेज ऑफ स्टेपलर पिन्स उन्होंने खरीदी है, बैलेंस शीट में लिखी है। तो ये कौन सा रूल है जो इसको ब्रीथ किया है, यानी कौन सा रूल? तो ये होता है मटेरियलिटी। मटेरियलिटी के हिसाब से जो चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है उसको हम असेट्स यानी डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए होता है, या फिर 1% से कम होता है तो उसे हम अलग अकाउंट नहीं बनाते और उसको असेट्स में नहीं लिखते, वो एक्सपेंस कंसिडर किया जाएगा। सो ये द रूल्स ऑफ मटेरियलिटी। नेक्स्ट, प्रीपेड रेंट इज अकाउंट क्लासिफाइड इनटू। प्रीपेड रेंट है यानी कि हमने एडवांस में रेंट पे किया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? रिसीवेबल्स हो जाएगा। रिसीवेबल्स और पेएबल हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स होते हैं। सो रिसीवेबल एंड पेएबल्स है यहाँ पे, वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, आंसर इज बी।
Okay, Rahman is a partner of the partnership firm. He withdraw 10,000 in the beginning of the each quarter. हर एक क्वार्टर के अंदर वो विड्रॉ करता है और 9% इंटरेस्ट के हिसाब से कैलकुलेट करना है तो इंटरेस्ट क्या होगा, एक वर्किंग कर लेते हैं इसके अंदर। अगर रहमान अगर वो विड्रॉ करता है एवरी क्वार्टरली, ओके, तो हम समझ ले कि हमारा एक क्वेश्चन है जो कि हमारा 1 अप्रैल से हमारा काउंटिंग ईयर स्टार्ट हो रहा है और जो है 31 मार्च हमारा कंप्लीट होगा। अगर क्वार्टरली यानी कि पहले 30/6 को वो विड्रॉ करेगा, ओके, फिर 39 को करेगा, फिर 31 12 को करेगा और फिर 31 दिसंबर को करेगा, सॉरी 31 मार्च को करेगा। तो 30/6 से लेके 31 मार्च तक हमारे 9 मंथ्स की कैलकुलेशन होगी, तो 9 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा। ये जो होगा वो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट होगा, यहाँ पे 3 मंथ्स का इंटरेस्ट होगा और 30 मार्च तो 31 मार्च 0 होगा, यानी कि कुल मिला के हमारा 18 मंथ्स का कैलकुलेशन हो जाएगा। तो हम इंटरेस्ट अगर काउंट करेंगे तो 10,000 रुपये है, 9% के हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो 18 महीने का हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सो इससे हमारा आंसर मिल जाएगा, दैट इज़ 1350। सो आंसर जो कि हमारा क्वेश्चन जो है उसके अंदर लिखा जाएगा, आंसर इज़ 1350, आंसर इज सी। ओके, इसी तरह से हमें बताया गया कि भी ट्रायल बैलेंस के अंदर हमारी 12% की मॉर्गेज लोन है 3 लाख की। अगर 3 लाख का 12% के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे तो 36,000 इंटरेस्ट होगा। उसमें से 24,000 तो ऑलरेडी पेड है, लेकिन 12,000 इसके अंदर हमें ऐड करना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की तरह। कुल मिला के 36,000 हमें डेबिट करना पड़ेगा P&L अकाउंट के अंदर। सो आंसर इज सी, डेबिटेड बाय 36,000। अच्छा, एग्रीगेट डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारा प्राइम कॉस्ट कहलाता है। ओके, उसके अंदर अगर हम फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर देंगे, प्लस कर लेंगे, तो हमारा हो जाएगा ग्रॉस वर्क कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसके अंदर अगर हम वर्क इन प्रोग्रेस ऐड कर देंगे, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, तो हमारा आंसर हो जाएगा नेट वर्क कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिलहाल तो हमारे लिए जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से हमें जो कैलकुलेशन करना है वो हमारा आंसर है प्राइम कॉस्ट। सो आंसर इज प्राइम कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ₹1200 स्पेंड ऑन द रिपेयर्स ऑफ द सेकेंड हैंड मशीनरी आफ्टर पुट इनटू यूज, यानी उसको यूज में लेने के बाद ये खर्चा किया है। इट्स अ रूटीन एक्सपेंस। अगर रूटीन एक्सपेंस है तो उसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कंसिडर करेंगे। मैच द फॉलोइंग। परचेज ऑफ मशीनरी की बात करें तो परचेज ऑफ मशीनरी वो हमारा हो जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि आंसर आएगा इसका बी, फर्स्ट का बी। कॉस्ट ऑफ यूटिलिटी वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंसेस हो जाएगा, यानी दूसरे का डी आंसर आएगा। सेल ऑफ लैंड कैपिटल इनकम हो जाएगी और रेंट रिसीव्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा, सॉरी रेवेन्यू इनकम हो जाएगी, यानी हमारा आंसर जो है वो सी में सही से बैठता है। सो आंसर इज सी। चलो आगे बढ़ते हैं। इफ द ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ द सेल्स इज 35%, देन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 1,30,000, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सेल्स। तो इसके अंदर हमें बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो वर्किंग है इसके अंदर क्या करना होता है, इसके अंदर हमें क्या करना है, हमें पता है कि सेल्स जो होता है, सेल्स में से अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, COGS, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओके, तो सपोज एज्यूम कर लेते कि सेल्स हमारा 100 है और क्वेश्चन के अंदर बताया गया था कि आपका जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आपको बताया गया था। सो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या था, इसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन में लिखा गया था कि 15% है, राइट, सॉरी 35% है। ओके, तो ये 35% हो गया, तो ये हो गया हमारा 65। ओके, तो हमें सिंपल क्या करना है कि 65 to 100 फाइंड करना है। सो 1,30,000 अगर COGS हमारे पास है तो उसको हम डायरेक्टली 65% से क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे परसेंटेज से, तो हमारे पास आंसर सीधा सीधा आ जाएगा 2 लाख। सो ये 2 लाख क्या हो जाएगा, हमारा सेल्स हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा गया था, आंसर ऑप्शन देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे 1,30,000 है। सो 1,30,000 डिवाइड बाय हमने क्या कर लिया, 65% कर लिया, तो हमारे पास आंसर आ गया 2 लाख। चलो नंबर 14, when the provisions of bad debts is to be increased by 15,000 to 17,500,
यानी कि ओल्ड बैड डेब्ट्स आपका हो गया 15,000, न्यू बैड डेब्ट्स हो गया 17,500। ओके सॉरी, प्रोविज़न की बात करेंगे। और ऑलरेडी गिवन पीरियड के अंदर बैड डेब्ट्स 1500-2500 है, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्या होगा, तो हमें कैलकुलेशन करना होगा। इसके लिए मैं आपको कैलकुलेशन दिखा देता हूँ। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्या लिख देते हैं, बैड डेब्ट्स, चूँकि पहले ट्रायल बैलेंस का होता है, प्लस इसके अंदर बैड डेब्ट्स होगा एडजस्टमेंट का, प्लस BDR होगा एडजस्टमेंट का, और माइनस करते हैं हम BDFs दैट इज बैड डेब्ट्स रिजर्व, जो कि ट्रायल बैलेंस का। अब ट्रायल बैलेंस का 15,000 था, बोला इसको बढ़ा के 17,500 कर दो, तो हमने 17,500 कर दिया। ओके, और क्वेश्चन में मेंशन किया था ऑलरेडी कि 2,500 गिवन है ट्रायल बैलेंस का, तो ये आपके पास ऑलरेडी है। तो हमें क्या करना है, इस 17,500 में से 15,000 माइनस करेंगे तो 2,500, और 2,500 तो ऑलरेडी है, तो कुल मिला के हमारे पास अल्टीमेट इसका बॉक्स का आंसर आ जाएगा 5,000। सो आंसर इज 5,000। देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या आंसर आता है। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में आंसर आएगा 5,000। ओके, व्हाट इज टू बी द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ द पार्टनर इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, सो नो इंटरेस्ट, आंसर आ जाएगा डी। ओके, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो इंडिया में इश्यू कौन करता है, सो ICAI करता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जो कि हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IS बोर्ड है, ASI बोर्ड है। महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा विल बी क्लासिफाइड एज, वो नेचुरल पर्सन तो नहीं है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। रिप्रेजेंटेटिव इसको नहीं कहेंगे, तो उसमें डेटर्स क्रेडिटर्स होते हैं। ओके, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वगैरह होता है, ये आर्टिफिशियल पर्सन होता है। ओके, अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, दैट इज एन A इज इक्वल टू C+L, जो है वो कौन से कॉन्सेप्ट के ऊपर है, तो वो ड्युअलिटी कॉन्सेप्ट के ऊपर है, क्योंकि हर एक ट्रांजेक्शन की दो इफेक्ट्स होती है, सो इट्स अ ड्युअलिटी कॉन्सेप्ट। नंबर 19, X एंड Y द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1:2, ये गलत है, यहाँ पे 1:2 है। नेट प्रॉफिट 8 लाख रुपए दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग 25,000 रुपये दे रखा है। ओके, तो नेट प्रॉफिट के अंदर तो ये क्रेडिट होगा, ये भी क्रेडिट हो जाएगा, ये क्रेडिट हो जाएगा, ये भी क्रेडिट हो जाएगा। पार्टनर सैलरी 50,000 है, वो डेबिट हो जाएगा, और वाई की सैलरी पर मंथ है 8,000, तो 12 महीने के हिसाब से 96,000 हो जाएगा, जिसको भी हम क्या करेंगे, डेबिट कर लेंगे। सो फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। सो हमें 8 लाख के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 25,000 प्लस कर देना है, और 50,000 और 96,000 यानी कि 8,000 पर मंथ, दोनों की सैलरी अगर हमें माइनस कर देनी है, सो आंसर बन जाएगा हमारा 6,79,000। ओके, इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको मिसगाइड करने के लिए दिया है, इसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्रॉबैक ऑफ द सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर की एक ही ड्रॉबैक होती है, आपको अनलिमिटेड लायबिलिटी बेयर करनी पड़ती है। ओके, सो ये आपका लिमिटेशन है। अच्छा, नंबर 21, द कंपनी परचेज 30 लाख रुपीज़ गुड्स, उसमें से 75% आपने बेच दिया है। ओके, और बाकी का जो रिमेनिंग मार्केट वैल्यू है उसका 5,50,000 है। अगर आप देखेंगे तो 30 लाख में से 25% जो होता है, तो ये हो जाएगा 7,50,000 का, जबकि इसकी मार्केट वैल्यू 5,50,000 है। इन्होंने एट कॉस्ट देखा है, तो कौन से रूल का वैल्यूएशन हुआ है, सो ये होता है आपका कन्वर्टिज्म जो होता है, या फिर आप प्रूडेंस भी कह सकते हो। तो अकाउंटिंग फॉर कन्वर्टिज्म जो यहाँ पे है, कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्टिज्म, वो आपका यहाँ पे ब्रीथ होता है, सो वैल्यूएशन इसका कॉन्सेप्ट है। नंबर 22 के बारे में बात करते हैं। सो कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 एंड अटैच द नोट फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ उसको सारी नोट्स भी आपको देखनी पड़ती हैं। तो ये कौन सा अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग कन्वेंशंस है, तो ये फुल डिस्क्लोजर है, जिसके अंदर कंपनी की सारी डिटेल्स आपको देनी पड़ती है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 23, ब्लैंक इज इंकर्ड टू मेंटेन द एग्जिस्टिंग अर्निंग कैपेसिटी, यानी एग्जिस्टिंग अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए आपको कौन सा खर्चा करना पड़ेगा, तो ये होगा आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ताकि आप कैश कर सकते हो, कंपनी आगे चला सकते हो, करंट इनकम करने के लिए आपको एक्सपेंस करने पड़ेंगे। नंबर 24,
पार्टनर्स करंट अकाउंट इज टू बी प्रिपेयर्ड व्हेन द कैपिटल इज, जब कैपिटल करंट अकाउंट कब बनाना होता है, जब दो तरह की कैपिटल होती हैं, एक तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होती है यानी कि करंट अकाउंट्स होता है, और दूसरा फिक्स कैपिटल होता है. सो व्हेन आंसर इज सी, जब आपका फिक्स कैपिटल होता है तब आपको करंट अकाउंट भी बनाना पड़ता है. ओके. नंबर 25, मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू कमीशन 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन. आफ्टर चार्जिंग कमीशन बोला गया है और नेट प्रॉफिट आपको 50,000 दे रखा है, तो आपको नेट प्रॉफिट इनटू परसेंटेज अपॉन 100+%, यानी ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करनी है. यानी कि यहाँ पे देखा जाए तो 50,000 होगा डिवाइडेड बाय आपको इनटू 10 करना है ताकि, और डिवाइड बाय 110 करना है. सो आंसर मिल जाएगा 4545 यानी 4,545 रुपये. सो आंसर इज टी. अब बात करते हैं सेक्शन 2 के बारे में, जिसके अंदर ये थियरिकल पोर्शन दे रखा है. ओके. थियरिकल पोर्शन के अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, आपको उसके लिए थियरी टॉपिक पढ़ना पड़ेगा. यहाँ पे ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट है, रेक्टिफाई करना है उसको. फॉल्स है, ट्रू और फॉल्स, उसको रेक्टिफाई भी करना है. 6 मार्क्स के लिए पूछा गया है. अच्छा, शेयर इश्यू एट अ प्रीमियम इज एन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं होता, ये कैपिटल होता है, और ये एक्सपेंडिचर भी नहीं होता. आपके लिए वो कैपिटल इनकम कहलाएगी, तो वो कैपिटल इनकम जाएगा. ओके. यानी आपको इसको करेक्ट भी करना है. ओके फाइन. सेल ऑफ द स्टॉक इन ट्रेड इज अ कैपिटल रिसीप्ट. आप स्टॉक बेच रहे हो तो वो आपका कैपिटल नहीं, रेवेन्यू रिसीप्ट हो जाएगा, ताकि वो आपको मिलता रहे. नेक्स्ट, द कैपिटल रिसीप्ट इज अवेलेबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन एज प्रॉफिट. यानी कैपिटल रिसीप्ट जो होगा वो आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद मिलेगा. ये भी गलत है, उसके अंदर आपको रेवेन्यू रिसीप्ट मिलेगा. ओके. वेजेस पेड इन कनेक्शन विद द इरेक्शन ऑफ न्यू मशीनरी इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. ये सही स्टेटमेंट है. ओके. इंश्योरेंस क्लेम इज रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी फॉर लॉस ऑफ एनी गुड्स बाय फायर इन अ कैपिटल रिसीप्ट. ओके. ये कैपिटल रिसीप्ट नहीं कहलाएगा. ओके. आपको ये जो पैसा मिलेगा ये बार बार नहीं मिलता, आप सॉरी, ये कैपिटल रिसीप्ट कहलाएगा. तो आपको ये करेक्ट आंसर, करेक्ट स्टेटमेंट है. ओके. रिपेयरिंग कॉस्ट ऑफ द सेकेंड हैंड मशीन, सेकेंड हैंड कार परचेज रिसेंटली टू पुट इन टू यूज़ इज अ रेवेन्यू. नहीं, ये गलत चीज़ है, ये रेवेन्यू नहीं, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा. ओके. सो ये होगा आपके 6 स्टेटमेंट, जिसको आपको सुधार के रखना भी है. उसके बाद ये अमन और मिस्टर राजन का एक एग्जाम्पल है. ओके. सो आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा, ये पूरा क्वेश्चन पेपर है, हम ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे. ओके. किस तरह से यहाँ पे ये सारी एडजस्टमेंट एंट्रीज है, वो सारी एडजस्टमेंट एंट्रीज हम देंगे. देखते हैं किस तरह से इसकी एंट्री होती है. हमने कॉलम्स पहले से रेडी करके रखे हैं. ओके. सो सबसे पहले हम एडजस्टमेंट एंट्रीज के अंदर देखेंगे. तो इसकी एडजस्टमेंट एंट्रीज जो है वो किस तरह से है वो हम देख लेते हैं. उसकी जो एडजस्टमेंट एंट्रीज है उसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हमें बोला गया है कि किस तरह से उसकी एडजस्टमेंट एंट्रीज है. सारी एडजस्टमेंट एंट्रीज हम देख लेते हैं किस तरह से है. फर्स्ट आपको वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 40,000 का, जिसका 30% जो गुड्स है उसकी बुक वैल्यू 25% डिक्रीज है. तो 40,000 का 30% होता है 12,000, और 12,000 की बुक वैल्यू अगर 25% कम हो जाती है, इसका मतलब 3,000 कम हो जाती है. तो हमें 40,000 में से डायरेक्टली 3,000 माइनस कर देना है, तो हमारे पास 37,000 हो जाएगा. तो 37,000 की कम एंट्री क्या देंगे हम ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, यहाँ पे लिख देंगे दैट इज बाय क्लोजिंग स्टॉक. एक इफेक्ट आ जाएगी 37,000 की. सेकेंड इफेक्ट जो आएगी वो सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आएगी, बैलेंस शीट में आएगी. तो बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड पे हम लिख देते हैं क्लोजिंग स्टॉक. $37,000, ये हमारा फर्स्ट इफेक्ट हो जाएगा. उसके बाद हम एक सेकेंड बोला गया है, इंक्रीज द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 20% ऑन प्लांट एंड मशीनरी. ओके. तो देखो आप प्लांट एंड मशीनरी की WDV वैल्यू भी दे रखी है और परचेज भी दे रखा है. ओके. सो हमें क्या करना पड़ेगा, सॉरी डेप्रिसिएशन भी देखो, तो पुराना डेप्रिसिएशन हमें ऐड कर देना पड़ेगा. देखते हैं किस तरह से. बैलेंस शीट में पहला इफेक्ट दे देते हैं, यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी, मैं सिर्फ प्लांट लिखता हूँ. पहले हम क्या करेंगे, जो 3 लाख रुपए का प्लांट दे रखा था वो इनर कॉलम में लिख देंगे, प्लस डेप्रिसिएशन जो है ऑलरेडी जो है ट्रायल बैलेंस का वो हम वापस ऐड बैक कर देते हैं.
तो वो डेप्रिसिएशन हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी का है, जो यहाँ पे मेंशन किया था। कितना डेप्रिसिएशन, सॉरी ये 20,000 रुपये था। अब 20,000 में से हमें 1,000 रुपये ऐड कर देना है। ओके, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 20,000 रुपये लिख देंगे, 20,000 रुपीज़। ओके, सो ये 20,000 रुपये हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी है, 20,000 रुपये, और इसके अंदर हम 1,000 रुपये ऐड कर देंगे, ये 20,000 है। और जो 21,000 हो जाने के बाद हम इसके ऊपर वापस से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, जो कि नया वाला बोला है अप टू 10%, यानी कि 2,100। ओके, इंक्रीज़ करके, सॉरी 20% करना था, सो ये हो जाएगा 4,200, 4,200। और आउटर कॉलम में जो अमाउंट जाएगी वो करीबन जाएगी 16,800। ये डेप्रिसिएशन की सेकंड इफेक्ट हम P&L अकाउंट के अंदर देंगे। सो P&L अकाउंट के अंदर यहाँ पे लिख देते हैं टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। ओके, जो कि हमारा 4,200 रुपये का रहेगा। ओके, नेक्स्ट उसके बाद हम इफेक्ट देते हैं थर्ड एडजस्टमेंट की। आपको बोला गया है कि आपको राइट ऑफ करना है 1,000 और BDR 5% से रखना है। तो हम डेटर्स अकाउंट बना देते हैं पहले बैलेंस शीट के अंदर, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम टेबल बना देते हैं। चलो पहले प्रॉफिट एंड लॉस में टेबल बना देते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं टू बैड डेब्ट्स ट्रायल बैलेंस प्लस बैड डेब्ट्स एडजस्टमेंट प्लस बैड डेब्ट्स रिजर्व BDR एडजस्टमेंट माइनस BDR कर देंगे ट्रायल बैलेंस के बारे में। ओके, सो हमें जो बैलेंस शीट के अंदर सबसे पहले हमें डेटर्स देखना पड़ेगा। सो डेटर्स के अंदर हमें बैलेंस शीट में हम यहाँ पे लिख देते हैं डेटर्स, जो कि क्वेश्चन के अंदर हमें बता रखा है डेटर्स 55,000। उसके अंदर से हम बैड डेब्ट्स माइनस कर लेंगी, जो कि हमें क्वेश्चन में बता रखा था 1,000 रुपीज़ एडजस्टमेंट में, और उसके बाद बचेगा हमारा 54,000, और 54,000 के ऊपर हमें 5% BDR करना है। सो बैड डेब्ट्स रिजर्व हम यहाँ पे लिख देते हैं, जो कि 54,000 का 5% होता है 2,700। सो ये भी माइनस करने के बाद हम यहाँ पे आउटर कॉलम में लिख देंगे इट्स 51,300। ओके, सेकेंड इफेक्ट हम P&L अकाउंट के अंदर दे देंगे। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हमने यहाँ पे जो 1,000 हमारा बैड डेब्ट्स एडजस्टमेंट में था, और हमने 2,700 BDR कर दिया। ट्रायल बैलेंस के अंदर बताया गया है 2,500 रुपये बैड डेब्ट्स, BDR नहीं मेंशन किया गया, तो ये अमाउंट आउटर कॉलम में जाएगी 6,200। ओके, उसके बाद एडजस्टमेंट जो हमारे पास है उसके अंदर बोला गया है कि 1,000 पर मंथ सैलरी आपको देना है मिस्टर अमन को, और फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन। ओके, तो हम उसको दे देते हैं, पार्टनर को देना है, यानी हम अप्रोप्रिएशन में देंगे। सो यहाँ पे कैपिटल की जगह छोड़ देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं बाय सैलरी। अमन को हमें सैलरी देनी है, तो हम सैलरी 1 महीना देना है हर महीने का, तो 12,000 रुपये उसको मिल जाएंगे। सो ये 12,000 रुपीज़ हम उसको दे देंगे। पार्टनर सैलरी का जो सेकेंड इफेक्ट होता है वो अप्रोप्रिएशन के अंदर आता है। सो यहाँ पे हम लिख देंगे टू सैलरी टू अमन। ₹12,000 हमें उसको देना है, तो 12,000 रुपये हमने अप्रोप्रिएशन के अंदर इफेक्ट दे दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंट्री देख देते हैं कि प्रोवाइड आपको ड्राइंग के ऊपर 10% इंटरेस्ट देना है। ओके, जो अमन है वो विड्रॉ करता है 500 एंड ऑफ द ईच मंथ, जबकि राजन 1/10 को करता है। ड्राइंग हमें क्वेश्चन के अंदर देखा गया है, ड्राइंग हमारे पास दोनों मेंशन किया गया है कि 6,000 और 5,000 ड्राइंग हमारे पास है। तो हम पहले यहाँ पे ड्राइंग लिख देते हैं। सो पार्टनर्स में यहाँ पे लिख देते हैं टू ड्राइंग 6,000 और 5,000। उसके ऊपर हम इंटरेस्ट काउंट कर लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ओके, 6,000 के ऊपर हम काउंट करेंगे, तो हर महीने इंटरेस्ट विड्रॉ कर लिया है।
सो हर महीने के हिसाब से अगर इसका कितना हो जाएगा 500 रुपये, तो इसके ऊपर हम जो इंटरेस्ट रेट है वो लगाएंगे और एंड ऑफ द मंथ है यानी इंटू 66 डिवाइड बाय 12, तो इसका इंटरेस्ट बन जाएगा 110 रुपये, 110 रुपीज़। ओके, जो कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन में आपको दिखा दूँ, यहाँ पे 500 पर मंथ इंटू इसके ऊपर आपको बोला गया है 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 10% लगा देंगे और उसके ऊपर हमें 66 डिवाइड बाय 12 यानी कि हमारा आंसर मिल जाएगा 110। ओके, इस तरह से कैलकुलेशन होता है। मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन आपको दिखा दी। ओके, नेक्स्ट 5000 रुपीज़ का जो विड्रॉल हुआ है वो 110 को यानी कि उसके ऊपर 6% 6 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा। तो 5000 का 10% होता है 500 और उसका आधा कर देंगे यानी कि 250 रुपीज़ इंटरेस्ट होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की सेकेंड इफेक्ट हम अप्रोप्रिएशन के अंदर क्रेडिट साइड लिख देंगे। सो यहाँ पे हम लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ओके, अमन और दूसरे बात करेंगे। सो ANR दोनों के बारे में हमें इंटरेस्ट यहाँ पे देना है 110 रुपीज़ और साथ में 250 रुपीज़, यानी कि टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा 360 रुपीज़। ओके, उसके बाद देख लेते हैं क्या है। ऑलमोस्ट सारी एडजस्टमेंट्स हमने कंप्लीट कर ली हैं। कोई हिडन एडजस्टमेंट के अंदर हमारे पास ये इंश्योरेंस प्रीमियम का है। ओके, 1000 रुपीज़ 38/6 के बारे में है। ओके, तो वो प्रीपेड इंश्योरेंस हो जाएगा, वो हमें P&L अकाउंट के अंदर लिखना है। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं टू इंश्योरेंस, जो कि इंश्योरेंस प्रीमियम हमें 1400 दे रखा है। उसमें बोला गया था कि 1000 रुपये जो है वो 30/6 तक की जो पॉलिसी उसका है, तो वो उसके हिसाब से प्रीपेड कैलकुलेशन करेंगे। पूरे साल का 1000 है, तो 1000 आपको करना है इंटू 3/12 यानी कि 250 रुपीज़। सो 250 रुपीज़ आपका प्रीपेड इंश्योरेंस हो जाएगा। सो ये 1150 रुपीज़ हो जाएगा। उसकी सेकेंड इफेक्ट हम बैलेंस शीट के अंदर दे देंगे। बैलेंस शीट में हम लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस, जो कि 250 रुपये है। ओके, उसके सिवा और कोई हिडन एडजस्टमेंट देख लेते हैं अगर है तो। यहाँ पे एक इंटरेस्ट ऑन लोन दे रखा है। लोन हमारे पास जो है वो अमाउंट है 16,000 और इसका इंटरेस्ट दे रखा है 763। तो पहले लोन की इफेक्ट दे देते हैं। लोन हमारे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड्स पे आएगी। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं 10% लोन लिख देते हैं लायबिलिटी साइड्स पे, जो कि 16,000 रुपये की थी। अभी 16,000 रुपये के ऊपर अगर हम 1 टाइम के हिसाब से इंटरेस्ट काउंट करेंगे तो वो हो जाएगा 1600 रुपये। 1600 में से हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर मेंशन करने के लिए हमारे पास इंटरेस्ट जो दे रखा है वो कम दे रखा है। सो यहाँ पे हम इंटरेस्ट लिख देते हैं। जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं टू इंटरेस्ट, जो कि हमारे पास है अंदर 763। बाकी का जो होगा वो प्लस आउटस्टैंडिंग कर लेंगे, दैट इज आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, जो कि हो जाएगा 837, क्योंकि कुल मिला के हमारे पास इंटरेस्ट हो जाएगा 1600 रुपये। अभी आउटस्टैंडिंग है तो लायबिलिटी में साथ में लिखना पड़ेगा, दैट इज आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। बहुत सारे लोग लोन के अंदर उसका इंटरेस्ट प्लस करते हैं। लोन जो है वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ है, जबकि आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट जो होता है वो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है, तो इसको अलग से मेंशन करना होता है, उसके अंदर ऐड नहीं कर सकते। ओके, 837, सो ये होगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 837। ओके, इसके सिवा कोई और हिडन एडजस्टमेंट हमारे पास ऑलमोस्ट एक है कैरेज के बारे में। कैरेज के बारे में जो लिखा गया था वो है 2000 रुपीज़ ओन सेल्स। टोटल हमारा कैरेज है 6000 रुपीज़। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि कैरेज जो होता है वो एक ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आता है। सो यहाँ पे लिख देंगे टू कैरेज 2000 ऑन सेल्स, यानी कि बाकी का जो 4000 है वो ऑन परचेज है, जाके हम उसको ट्रेडिंग में लिखते हैं, और बाकी का जो कैरेज है वो हम यहाँ P&L अकाउंट में लिख देंगे। सो कैरेज जो 2000 ऑन सेल्स है वो हम 2000 रुपीज़ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख देते हैं। ओके, ऑलमोस्ट सारी इन्फॉर्मेशन लिख दी गई है। जो रिमेनिंग एप्लीकेशन एंट्रीज है वो मैं आपको डायरेक्टली लिख देता हूँ। मैंने ऑलरेडी सॉल्यूशन बनाया हुआ है, तो देखते हैं किस तरह से होता है। यहाँ पे सबसे पहले आएगा टू ओपनिंग स्टॉक,
सो ओपनिंग स्टॉक 15,000 रुपये है क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पे 2 आएगा परचेज हमारे पास 40,000 रुपीज़ है और उसमें से हमें परचेज रिटर्न माइनस करना है जो कि यहाँ पे दे रखा है। उसका परचेज रिटर्न का ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है, तो 2,000 रुपये क्रेडिट बैलेंस दे रखा है। सो ये हो जाएगा 38,000। आउटर कॉलम यहाँ पे आपके पास जो है डैमरेज भी एक मेंशन किया गया था ट्रायल बैलेंस में, तो यहाँ पे डैमरेज भी लिख देते हैं। डैमरेज जो है 250 रुपये है। उसके बाद हमारे पास वेजिस एंड सैलरी है, तो वेजिस फर्स्ट वर्ड यूज़ हुआ है तो यहाँ पे लिखेंगे वेजिस एंड सैलरीज जो कि 7,500 है। क्रेडिट साइड पे हम लिख देंगे बाय सेल्स जो कि हमारे पास क्वेश्चन के अंदर दे रखा था 25,000 और एक रिटर्न भी दे रखा था सेल्स रिटर्न जिसका डेबिट बैलेंस था जो कि 5,000 रुपये का था। यानी कुल मिला के हम ये 20,000 आउटर कॉलम में लिखा देंगे। ओके, सो बात सेकेंड एंट्रीज हम P&L अकाउंट के अंदर हम दे देखते हैं। सो डेप्रिशिएशन हमें कार का भी काउंट करना था, वो हमने नहीं किया है। सो बैलेंस शीट में पहले वो कार का डेप्रिशिएशन काउंट कर लेते हैं। सो यहाँ पे एक मोटर कार दे रखी है। सो मोटर कार बैलेंस शीट के अंदर दे रखी थी जो कि हमारे पास 20,000 रुपये की थी। इसके ऊपर हम डेप्रिशिएशन अगर चार्ज कर देते हैं तो 10% के हिसाब से 2,000 रुपये उसके ऊपर डेप्रिशिएशन आता था। 10% के लिए बोला गया था। सो ये 18,000 रुपीज़ आपका डेप्रिशिएशन के बाद हो जाएगा और इसकी सेकेंड इफेक्ट हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे लिख देंगे डेप्रिशिएशन प्लान के नीचे, यहाँ पे लिख देता हूँ टू डेप्रिशिएशन ऑन कार, मोटर कार जो कि 2,000 रुपीज़ है। ओके, इसके सिवा हमारे पास जो भी इफेक्ट है वो एक प्रोफेशनल टैक्स है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोफेशनल टैक्स जो कि अमाउंट है 1,600 रुपीज़। ओके, कैरेज तो ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है। डिस्काउंट दे रखा था डेबिट क्रेडिट दोनों, सो डिस्काउंट अकाउंट 350 डेबिट बैलेंस दे रखा था, सो हम डेबिट में लिखे थे और क्रेडिट साइड पे हम देखेंगे दैट इज बाय डिस्काउंट जो कि हमारे पास 780 रुपीज़ का था। उसके बाद हमारे पास सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर था, सो वो भी लिख देंगे, वो भी हमारी एक इनकम हो जाएगी। सो ये जो सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर हमारे पास है 1,500 रुपये, वो भी इनकम लिख दिए। और एक इनकम हमारे पास थी बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। सो यहाँ पे बैड डेब्ट्स एंड बैड डेब्ट्स रिकवर्ड दोनों साथ में दिया था, तो बैड डेब्ट्स रिकवर्ड जो है वो 500 रुपीज़ है। ओके, उसके बाद ये हो गया हमारा P&L अकाउंट के अंदर इफेक्ट इसका। अच्छा, उसके बाद हम बैलेंस शीट में यहाँ पे जो ट्रायल बैलेंस के अंदर से हिसाब से यहाँ पे हम पहले बैलेंस लिख देते हैं, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ओके, सो वो जो हमारा करंट अकाउंट का बैलेंस था, ये अमन का जो था वो हमारा क्रेडिट बैलेंस था 5,000 रुपीज़ और जो आर का जो बैलेंस था वो हम डेबिट में लिखते थे। ऊपर जगह मैंने नहीं छोड़ी, यहाँ पे पहली लाइन में लिखना पड़ता है कैरिड डाउन जो कि हमारे पास 10,000 रुपये था। और कैपिटल भी हमारे पास दे रखी थी, तो कैपिटल हम बैलेंस शीट के अंदर लिखते हैं। ओके, सो बैलेंस शीट में सबसे पहले हम कैपिटल लिख देते हैं जो कि फिक्स कैपिटल दे रखी थी। ओके, दोनों की जो कैपिटल थी वो 60,000 एंड 70,000 थी। दोनों कैपिटल हमारे पास हो गया। अब जो बैलेंस जो है बाकी जो हमारे पास इफेक्ट में देना था, एक क्रेडिटर्स बचे थे, सो क्रेडिटर्स भी लिख देते हैं। क्रेडिटर्स दैट इज पेएबल्स जिसमें लिखा था वो 30,000 रुपीज़ के थे और एक आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन और बैंक लोन दे रखा है
यहाँ पे बात करेंगे तो एक हमारा ट्रेडमार्क है असेट साइड पे, वो फर्स्ट लाइन में लिखा रहता है असेट्स के अंदर, लेकिन जगह नहीं है तो हम नीचे लिख देते हैं ट्रेडमार्क। ओके, ट्रेडमार्क वेरी फर्स्ट लाइन में लिखा जाता है क्योंकि इंटेंजिबल एसेट्स इसके अंदर फर्स्ट लाइन में लिखी जाती है, उसके बाद टेंजिबल एसेट्स लिखी जाती है। और कैश एंड बैंक दे रखा था, कैश एंड बैंक के अंदर उसका बैलेंस डेबिट क्रेडिट दोनों था, तो 9780 जो डेबिट बैलेंस था वो हमने असेट साइड पे लिख दिया। बाकी का होता है बैंक ओवरड्राफ्ट, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, जो कि क्रेडिट बैलेंस होता है 6363 जो कि हमारे पास है। ओके, उसके बाद बस इतना हमारे पास ऑलमोस्ट सारी इफेक्ट्स हमने दे दी हैं। अब बात आती है टोटल की। सो हम टोटल करना शुरू कर देते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हम टोटल करेंगे तो टोटल के लिए हम थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, इसको येलो कर देते हैं। हमारा जो पास टोटल है वो टोटल जो आता है ये होता है डेबिट साइड का ज़्यादा आ रहा है, सो डेबिट साइड का हम टोटल करेंगे 64,750। ये 64,750 हम यहाँ पे लिख देंगे। सो हम यहाँ पे लिख देते हैं बाय क्लोजिंग बैलेंस, सॉरी बाय ग्रॉस लॉस, ओके, जो कि हमारे पास है 7,750। ओके, ये ग्रॉस लॉस हमें वेरी फर्स्ट लाइन में यहाँ पे लिखना है, टू ग्रॉस लॉस, ओके, 7,750, 7750। मैंने जगह नहीं छोड़ी थी क्योंकि जगह वैसे भी कम थी। ओके, इसके अंदर बात करें तो P&L अकाउंट में भी डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है 26,850। यही टोटल अगर हम यहाँ पे करेंगे 26,850, सो आपका नेट लॉस आ जाएगा, दैट इज बाय नेट लॉस, वो अमाउंट आ रहा है 24,070। ये जो 24,070 है वो हमें क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर डेबिट साइड पे लिखना है, टू नेट लॉस 24,070। अब हम क्या करेंगे, डेबिट साइड का टोटल करेंगे। ओके, वही टोटल हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे और नेट डिविजिबल प्रॉफिट हम फाइंड करेंगे। ओके, सो टोटल कितना हो जाएगा, 36,070 हो जाएगा। ओके, और जो डिफरेंस आएगा नेट डिविजिबल का, जो डिफरेंस आएगा वो 35,710 आएगा, 35,710। ये नेट डिविजिबल, ये नेट लॉस आपको पार्टनर्स में डिवाइड कर देना है, जो कि उनका रेशियो दे रखा था नेट डिविजिबल लॉस, जो कि हमें 2:3 में डिवाइड करना था, तो वो था 14,284 और 21,426। अगर हम दोनों का टोटल करेंगे तो दोनों का टोटल डेबिट साइड का ही ज़्यादा आएगा, तो डेबिट साइड का ही हम टोटल कर लें करंट अकाउंट के अंदर, तो ये हो रहा है 20,394। ओके, यही टोटल अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं 20,394, और उसमें से अगर ये 12 और 5 17,000 माइनस करेंगे तो 3394 बचेगा, 3394 बचेगा। इसी तरह से आर का अगर हम टोटल कर लेते हैं तो 36,000 हो जाता है, 36,676, सॉरी 36,676, सो वो भी हम लिख देते हैं 36,676। यहाँ पे कुछ नहीं है तो सेम अमाउंट आएगी 36,676। ये हो जाएगा, दैट इज बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, तो कहाँ लिख दिया है हमने, ये बैलेंस शीट के अंदर
बैलेंस शीट के अंदर ये यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे करंट अकाउंट लिखना पड़ेगा दोनों का। ओके, करंट अकाउंट ए और आर का दोनों का करंट अकाउंट लिख देंगे। सो अमाउंट हो जाएगा 3394 और ये हो जाएगा 36,676। अगर इसका हम टोटल कर लें तो बैलेंस शीट का दोनों साइड का जो टोटल है, ओके, वो टोटल हमारा कैसा आएगा, तो ये जो टोटल आएगा वो टोटल करीबन आएगा 1,83,200। दोनों साइड के बैलेंस शीट का टोटल सेम आता है 1,83,200। सो ये एक एग्जाम्पल था जिसके अंदर हमने बैलेंस शीट प्रिपेयर की। उससे पहले हमने यहाँ पे करंट अकाउंट बना दिया और उसका हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बना दिया। उससे पहले हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी हमारा कंप्लीट रेडी कर दिया और उससे पहले ट्रेडिंग अकाउंट कर दिया। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट वन मोर एग्जांपल के बारे में। सो इसके और में एक आपको एग्जांपल दिया था जिसके अंदर आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाना था। ओके, ये भी बढ़िया एक एग्जांपल है, तो हम फटाफट से ये एग्जांपल भी कर लेते हैं। इसके साथ में हमने कॉलम्स ऑलरेडी रेडी करके रखे हुए हैं। सो यहाँ पे एडजस्टमेंट देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक दे रखे था, रॉ मटेरियल का, वर्क इन प्रोग्रेस का, फिनिश गुड्स का और पैकिंग मटेरियल का। तो ये सारे के सारे हम एंट्रीज यहाँ पे दे देते हैं। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनता है। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर हम यहाँ पे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम होता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं टू रॉ मटेरियल कंज्यूम। रॉ मटेरियल के बारे में अगर देखा जाए तो रॉ मटेरियल के बारे में क्या होगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक होगा, उसके अंदर उसका परचेज आएगा, इसको थोड़ा सा स्मॉल कर देते हैं, परचेज आएगा प्लस परचेज एक्सपेंसेस आएगा, उसमें से हम क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे और इफ अगर इसमें से स्क्रैप होता है तो स्क्रैप माइनस करता है स्क्रैप शो। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी दे रखा था वर्क रॉ मटेरियल का, जो कि हमारे क्वेश्चन में मेंशन किया गया था 71,200 एज पर रॉ मटेरियल। सो यहाँ पे लिख देते हैं 71,200। ओके, फिर वर्क इन प्रोग्रेस था, तो हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर क्लोजिंग में यहाँ पे लास्ट में लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, ओके, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। ओके, तो क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास क्वेश्चन में मेंशन किया गया था जो कि 34,800 था। सो 34,800 यहाँ पे लिख देते हैं। सेकेंड इफेक्ट जो होती है इसकी वो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आता है। सो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हम फिनिश गुड्स का लिखेंगे। सो बाय क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे लिखेंगे जो कि हमारे पास 1,93,000 था। ये एक इफेक्ट हो गई तीनों की। अब दूसरी इफेक्ट जो आएगी वो बैलेंस शीट के अंदर आएगी। सो बैलेंस शीट में यहाँ पे आखिर में टोटल से पहले हम क्या करते हैं, इसको क्लोजिंग स्टॉक लिख देते। सो यहाँ पे लिख देंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। ओके, जो क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास था उसके अंदर पहले था रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स और एक और भी था जो पैकिंग। ओके, तो सारे के सारे जो हमारे पास थे वो लिख देते हैं। पैकिंग मटेरियल का जो स्टॉक था वो करीबन 2,500 रुपये था, उसकी सेकेंड इफेक्ट हम दे रहे हैं, बाकी है हमारी। रॉ मटेरियल का जो हमारे पास था वो 71,200, वर्क इन प्रोग्रेस था 34,800, फिनिश गुड्स का जो था वो 1,93,000 था। पैकिंग मटेरियल की जो सेकेंड इफेक्ट आएगी वो P&L अकाउंट के अंदर आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सो यहाँ पे हम पहली जगह छोड़ देते हैं। सो टू पैकिंग एक्सपेंस और उसके अंदर से क्लोजिंग स्टॉक माइनस होगा। पैकिंग एक्सपेंसेस ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर है
21,700। ओके, सो हम यहाँ पे लिख देते हैं 21,700 और उसमें से 2,500 हमारा क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे। सो रिमेनिंग अमाउंट जो आफ्टर यहाँ पे बच जाएगी वो 19,200 हो जाएगा। ओके, चलो सारे क्लोजिंग स्टॉक की इफेक्ट दे दी। उसके बाद हमें बोला गया था कि प्रोवाइडेड फॉर फॉलोइंग लायबिलिटीज़, ये लायबिलिटीज़ है, फैक्ट्री पावर है, फैक्ट्री रेंट है, लाइटिंग हीटिंग है, और पहले तो इन तीनों का कर लेते हैं। चलो फैक्ट्री लाइटिंग पावर्स और तीनों के यहाँ पे दे रखा है। सो हम यहाँ पे पहले टिक मार्क कर लेते हैं। एक तो हमारे पास जो है फैक्ट्री लाइटिंग, इसके अंदर हम जो आउटस्टैंडिंग है 3,200 प्लस करेंगे। फैक्ट्री पावर के अंदर आउटस्टैंडिंग था तो 11,240 प्लस करेंगे। ओके, और जो थर्ड एंट्री हमारे पास थी वो थी फैक्ट्री रेंट एंड रेट्स, तो हम यहाँ पे रेंट एंड रेट्स भी मेंशन किए गए हैं। फैक्ट्री रेंट एंड रेट्स उसके तीनों के अंदर फैक्ट्री के अंदर आएगा। सो फर्स्ट इफेक्ट इसके अंदर हम कहाँ दे देंगे, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर। सो यहाँ पे हम एक्सपेंसेस अलग से लिख देते हैं टू फैक्ट्री एक्सपेंस। सो ये फैक्ट्री एक्सपेंसेस के अंदर कौन कौन से एक्सपेंसेस आते हैं। फर्स्ट तो हमने यहाँ पे जो भी क्वेश्चन के अंदर बताया गया था, एक तो हमारे पास फैक्ट्री पावर था। सो यहाँ पे लिख देते पावर। फैक्ट्री पावर के बारे में तो 72,280 ऑलरेडी था, प्लस इसके अंदर आउटस्टैंडिंग हम कर देंगे प्लस 11,240, यानी कुल मिला के ये हो जाएगा 83,520। उसके बाद फैक्ट्री लाइटिंग एंड हीटिंग था, तो लाइटिंग हीटिंग का जो था वो 9640 था, 9,640। इसके अंदर प्लस आउटस्टैंडिंग था, ओके, वो था 3,200 रुपये, वो भी ऐड कर लेंगे इसके अंदर, तो ये हो जाएगा 12,840। ओके, उसके बाद जो हमारे पास था फैक्ट्री रेंट एंड टैक्सेस, जो यहाँ पे फैक्ट्री रेंट के बारे में बताया गया था 29,720, ये ऑलरेडी था, प्लस इसके अंदर आउटस्टैंडिंग जो भी एडजस्टमेंट में बताया गया था वो जो था 7,720, तो वो भी ऐड कर लेंगे। सो ये अमाउंट हमारे पास मिल जाएगा 37,440। ओके, ये हमारे पास तीन एंट्री थी। ये तीनों की सेकंड इफेक्ट हम बैलेंस शीट के अंदर दे देंगे। लायबिलिटीज़ हैं हमारी, सो यहाँ पे लिख देंगे आउटस्टैंडिंग फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री पावर, सॉरी पहले लिख देते हैं पावर। ओके, वो इफेक्ट हमारे पास था 11,240। उसके बाद था आउटस्टैंडिंग फैक्ट्री लाइटिंग, सो फैक्ट्री लाइटिंग 3,200। उसके बाद फैक्ट्री रेंट, आउटस्टैंडिंग फैक्ट्री रेंट, जो रेंट अमाउंट था वो 7,720 था, 7,720 रुपये, वो भी लिख दिए। ओके, उसके बाद जो जनरल एक्सपेंसेस के बारे में कुछ था एक इफेक्ट, कि यहाँ पे बताया गया कि आपको फैक्ट्री के जनरल एक्सपेंसेस है और ऑफिस के जनरल एक्सपेंसेस है, वो दोनों भी आउटस्टैंडिंग है, जो कि क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखे थे। फैक्ट्री जनरल एक्सपेंसेस 4,100 था और ऑफिस का 6,920 था, तो उसके अंदर ऐड कर देंगे। जो फैक्ट्री का है दोनों पहले लायबिलिटीज़ में लिखना है, तो पहले लिख देते हैं कि आउटस्टैंडिंग जनरल एक्सपेंसेस फैक्ट्री, ब्रैकेट में लिख देता हूँ एफ फैक्ट्री, सो जो कि आपके पास था 500 रुपीज़, और आउटस्टैंडिंग जनरल एक्सपेंसेस ऑफिस, दैट इज ओ, यहाँ पे लिख देते हैं वो था 800। ओके, अब बात करते हैं P&L अकाउंट के अंदर लिख देते हैं यहाँ पे जो कि हमारे पास था ऑलरेडी। P&L अकाउंट के अंदर हमारे पास जनरल एक्सपेंसेस दे रखे थे ऑफिस के, वो लिख देते हैं जनरल एक्सपेंसेस
जो कि ट्रायल बैलेंस में दे रखा था वो 6920 था, प्लस इसके अंदर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कर लेते हैं जो कि हमारे पास 800 रुपीज़ था। यानी कुल मिला के हमारे पास कह सकते हो 7720 रुपीज़ था। फैक्ट्री के बारे में बात करें तो हम यहाँ पे फैक्ट्री यानी कि यहाँ पे लिख देते हैं फैक्ट्री एक्सपेंसेस के अंदर, यानी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर लिख देते हैं जनरल एक्सपेंस। ओके, तो जनरल एक्सपेंस हमारे पास ऑलरेडी था 4100, प्लस इसके अंदर आउटस्टैंडिंग था, तो प्लस आउटस्टैंडिंग जनरल एक्सपेंसेस के अंदर जो कि 500 रुपये था, यानी होल अमाउंट हो जाएगी 4600। सो ये हो गया हमारा सेकंड एडजस्टमेंट, जो कि सारी इफेक्ट हमारे पास होगी। अब बात करते हैं कि आपको प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट करना है और फर्नीचर के ऊपर 5% आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो उसके लिए हमें बैलेंस शीट में जाना पड़ेगा। बैलेंस शीट में सबसे पहले हमें प्लांट लिखना है। ये प्लांट हमारे पास 3 लाख के थे और हमने एडिशनल प्लांट भी परचेस किए थे, तो प्लस परचेस या फिर एडिशन वो भी हमने किया था 40,000 रुपये का। लेकिन वो जो हमने नया वाला ख़रीदा था वो हमारे पास 110 को परचेज़ किया था, यानी डेप्रिसिएशन भी उस तरह से लगेगा। डेप्रिसिएशन लगाना है तो 3 लाख के ऊपर पूरे साल का यानी 30,000 होगा, जबकि 40,000 का जो है वो 110 को किया था, यानी उसका 10% होगा 4,000 और उसका सिर्फ 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा, यानी 2,000, यानी कुल मिला के 30,000 और 2,000 यानी कि 32,000 रुपये डेप्रिसिएशन लगेगा प्लांट के ऊपर। और ये अमाउंट बाकी का आ जाएगी 3,08,000 आउटर कॉलम में। प्लांट हमेशा फैक्ट्री में होते हैं, सो फैक्ट्री के अंदर हम यहाँ पे लिख देते हैं फैक्ट्री एक्सपेंसेस के अंदर डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट, जो कि हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा था डेप्रिसिएशन नंबर 32,000। अच्छा, आप फर्नीचर के बारे में बात करते हैं। सो फर्नीचर हमारे पास ऑलरेडी बता रखा था, पहले ट्रायल बैलेंस में हमारे पास फर्नीचर 18,000 रुपये का था। उसके ऊपर अगर हम 5% डेप्रिसिएशन बोला गया है तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन 5% लगाते हैं तो 900 रुपये होगा, तो ये हो जाएगा 17,100। उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा P&L अकाउंट में, क्योंकि ये होता है ऑफिस फर्नीचर के बारे में होता है, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। सो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर हम 900 रुपये यहाँ पे लिख देते हैं, यानी एक डेप्रिसिएशन की एंट्री भी हो गई। लास्ट बोला गया है कि बैड डेप्स 10,000 रुपीज़ लिखना है। सो नो प्रॉब्लम, हम डेटर्स के ऊपर बैड डेप्स क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पे हम डेटर्स लिख देते हैं बैलेंस शीट में एसेट साइड पे, जो कि डेटर्स हमारे क्वेश्चन में दे रखे थे 2,11,200, और उसमें से हमें BD यानी कि बैड डेप्स निकालना है, जो कि हमारे पास 10,000 रुपये है, वो पैसे शायद हमें नहीं मिलेंगे। सो ये आउटर कॉलम में निकालेंगे। सो 2,01,200। बैड डेप्स की बात निकली तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर इसका इफेक्ट जाएगा। सो यहाँ पे लिख देंगे बैड डेप्स, जो कि ट्रायल बैलेंस में दे रखा है, वो अमाउंट है 12,100 रुपये। 12,100 रुपये ट्रायल बैलेंस का है, प्लस इसके अंदर बैड डेप्स एडजस्टमेंट जो कि हमने अभी क्रिएट की है 10,000 रुपये। कोई इसके अंदर BDR होता है एडजस्टमेंट इफेक्ट, जो कि नहीं है, लेकिन ट्रायल बैलेंस का जो है वो माइनस कर लेंगे BDR, जो कि हमारे पास 20,000 रुपये मैंशन किया गया है। सो कुल मिला के आउटर कॉलम में जो अमाउंट जाएगी वो 2,100 रुपये जाएगी। ओके, ये 2,100 रुपये हमारे पास है। इसको थोड़ा एक्सचेंज कर लेते हैं। अकाउंट को थोड़ा लंबा करना पड़ेगा क्योंकि जगह कम बन गई।
ओके, चलो बना दिया हमने, इसको एक्सचेंज भी कर दिया। ओके, अब जो बाकी जो हमारी एडजस्टमेंट ख़त्म हो गई, तो ट्रायल बैलेंस की इफ़ेक्ट सारी लिखनी है। सो ट्रेडिंग अकाउंट से शुरू करके हम वापस सारी इफ़ेक्ट लिखते हैं। सो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट कर देते हैं। सॉरी, ट्रेडिंग अकाउंट से पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हमारे पास है, वो कंप्लीट कर देते हैं। सो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हमारे पास 1,04,600 है। इसके बाद इसका परचेज भी हमारे पास है 360 परचेज एक्सपेंस हमारे पास कोई कैरेज वैरेज नहीं है, कोई स्क्रैप भी नहीं है, तो ये जो है वो आउटर कॉलम में हमारा चला जाएगा, वो होगा 7,06,760। 7,06,760। ओके, बाकी सारे फैक्ट्री एक्सपेंसेस हमने लिख दिए हैं। ओके, इसके सिवा हमारे पास एक इंश्योरेंस था, तो इंश्योरेंस हम लिख देंगे, यहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, टू इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक है, तो ये भी यहाँ पे आएगा 18,040 रुपये, 18,040 रुपीज़। ओके, क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। ओपनिंग स्टॉक हमारे पास है 33,400। सो ये माइनस करके हम इसको आउटर कॉलम में निकालेंगे, तो 1,400 जो था वो माइनस में चला जाएगा। ओके, चलो इसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर इफेक्ट देते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जो कि हमारे पास 1,47,600 है। ओके, और बाकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे सेल्स दे रखा है, बाय सेल्स, कोई सेल्स रिटर्न नहीं है, तो डायरेक्टली 15,83,000 आपका 480 है। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर बाकी की इन्फॉर्मेशन लिखें, तो हमारे पास यहाँ पे जो अदर इन्फॉर्मेशंस में है, एक सैलरी बाकी है, तो यहाँ पे लिख देते हैं टू सैलरी, जो कि अमाउंट है 73,800। ओके, और कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास, हाँ बैंक चार्जेस है, बैंक चार्जेस हमारे पास दे रखा है 2,400, और सबसे पहले हमारे पास एडवर्टाइजिंग दे रखा था, सो वो भी लिख देते हैं एडवर्टाइजिंग। वो भी हमारे पास 16,600 है। ओके, ऑलमोस्ट सारी एक्सपेंस एंट्रीज होगी। यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे हमारे पास एक डिस्काउंट दे रखा है, बाय डिस्काउंट, जो कि डिस्काउंट रिसीव होता है। अमाउंट हमारे पास है 8240, दैट इज 8,240। ये हो गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैलेंस शीट के अंदर बात करें तो हमारे पास कैपिटल है, सो कि हमें कैपिटल का टेबल बनाना पड़ेगा। ओनर की कैपिटल हमारे पास है 7,32,460। इसके अंदर हम इंटरेस्ट वगैरह होता तो इंटरेस्ट ऐड करते। ओके, उसके अंदर हमारा प्रॉफिट ऐड होगा। अगर कोई पार्टनर को सैलरी वैलरी मिलती है तो इसके अंदर ऐड होगी। एक लाइन छोड़ के यहाँ पे ड्राइंग, उसके ऊपर इंटरेस्ट होता तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर लॉस होता तो लॉस। ओके, तो ड्राइंग हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है 1,60,000। बाकी अदर इन्फॉर्मेशन हम टोटल करने के बाद पता चलेगी। ओके, यहाँ पे अदर एक्सपेंसेस में हमारे पास यहाँ पे क्रेडिटर्स मेंशन है लायबिलिटीज़ के अंदर, जो कि 1,23,000 है। ये हमारे पेएबल्स है, लैब्स। ओके, असेट साइड के बारे में बात करें तो हमने प्लांट फर्नीचर हो गया, ऑल क्लोजिंग स्टॉक हो गया, डेटर्स भी हमने भी कैलकुलेट कर रखे हैं। पैकिंग मटेरियल का स्टॉक हमने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। कैश एंड बैंक आपको देना बाकी है, सो कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट, सो कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, दोनों आपको अलग से दे रखा है 3,500।
और दे रखा है 78,520। ओके, ये हो गया हमारा पूरा अकाउंट्स जो कि बैलेंस शीट के अंदर हमारे पास मेंशन किया गया। उसके पहले हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और उससे पहले हमारा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। सो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का अगर हम टोटल करें, सो टोटल हमारा करीबन हो जाएगा, डार्क ब्लू नहीं दिख रहा है, सो नो प्रॉब्लम, हम येलो लेते हैं। सो इसका टोटल करीबन हो जाएगा 13,23,520, सॉरी 500, 13,23,500। और यही टोटल हम यहाँ पे भी लिख देंगे 13,23,500। सो ये होगा 13,23,500, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। या नेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कह सकते हो। ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट में हम लिख देंगे नेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो कि हो जाएगा 13,23,500। अगर हम इसका टोटल करते हैं तो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, सो क्रेडिट साइड का हम टोटल करेंगे। वो टोटल हमारे पास हो जाएगा 17 लाख, दैट इज 76,000 और हो जाएगा 480। ओके, 17 लाख यहाँ पे लिख देते हैं, सेम टोटल 17,76,480। और आपका जो नेट ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा, वो ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा आपका, अमाउंट हो जाती है 3,05,380, 3,05,380, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वेरी फर्स्ट लाइन में लिखा रहता है बाय ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम P&L अकाउंट, सॉरी फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। सो 3,05,000 हमने लिख दिया 380। इसका अगर हम टोटल करेंगे तो क्रेडिट साइड का टोटल जो आएगा, वो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है और ये हो रहा है 3,13,620। और यही टोटल अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं और जो डिफरेंस आएगा वो आएगा आपका नेट प्रॉफिट होगा। $3,13,620 में से सारे एक्सपेंसेस माइनस कर लेंगे तो 1,90,900 आपका नेट प्रॉफिट आता है, जो कि आपको बैलेंस शीट में लिखना है। बैलेंस शीट के अंदर प्रॉफिट में लिख देते हैं 1,90,900। बाकी अदर इन्फॉर्मेशंस नहीं है तो माइनस करके कैपिटल का टोटल माइनस करके 7 लाख कैपिटल के अंदर प्रॉफिट ऐड किया जाएगा। उसमें से ड्राइंग माइनस करने के बाद ये अमाउंट हो जाएगी 7,63,360। ओके, असेट साइड और लायबिलिटी साइड्स का अगर हम जब टोटल करेंगे, सब दोनों साइड का टोटल ऑलमोस्ट हमने मैच कर दिया है, जो कि हो रहा है 9,09,820, 9,09,820, जो दोनों साइड हमने ऑलरेडी मैच करके लिखा हुआ है। सो ये होता है आपका पेपर, जिसमें आपको पूरे एक टाइम मिलता है। 12 मार्क का क्वेश्चंस होता है, 2 क्वेश्चंस आपको पूछे गए, एनी वन यू हैव टू आंसर, 2 में से किसी एक का आंसर आपको देना है। सो आप मोस्ट प्रोबेबली आपको जो टॉपिक ज़्यादा अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। ये था हमारा एक जनवरी का पेपर, जो कि क्वेश्चन जनवरी 2024 का जो टेस्ट पेपर था उसका हमने सॉल्यूशन किया है। होपफुली आपको समझ में आया होगा किस तरह से हमने काम किया है। अगर हमारा काम आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हैव अ गुड डे।